Hello and welcome back to our channel Study Sthal. Today we are going to start our second topic of English subject, that is pronoun. Pronoun means सर्वनाम. ठीक है, तो इससे पहले हमने नाउन का टॉपिक किया था कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो यही टॉपिक 2 का पार्ट 2 है जो कि सर्वनाम का या प्रोनाउन का टॉपिक रहेगा हमारा. ठीक है, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी टॉपिक हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक कथन में क्या क्या उसके हिस्से होते हैं ये बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी होता है. ठीक है, उसी के साथ हम ग्रामर में अपनी अच्छी कमांड बना पाएंगे. तो हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिए, ध्यान से कीजिए और वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी तरह ये समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले सभी पार्ट्स की वीडियोस की और जो हमारी जीके की वीडियोस आती हैं डेली, उनकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये है कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन है क्या. प्रोनाउन हम किसको बोलेंगे. सर्वनाम, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम. प्रोनाउन क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन. ए स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज दैट आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फॉर नाउन्स और नाउन फ्रेजेस एंड हुज रिफरेंट्स आर नेम्ड और अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट. इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ. देखिए, ए स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स मतलब एक शब्दों का ऐसा समूह या शब्दों का एक छोटा ऐसा समूह जिसको किसी भी भाषा में यूज़ किया जाता है किसके लिए, एक नाउन के पूरक के रूप में. सब्स्टिट्यूट मतलब उसके स्थान के रूप में, या उसके स्थान पर उसके स्थान को, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस भी रहे उस नाउन की या उस नाउन फ्रेज़ की, उस संज्ञा की, उस सब्जेक्ट की क्या रहे, इम्पोर्टेंस भी रहे, लेकिन हम उसका नाम बार बार ना लेते हुए हम उसका सब्स्टिट्यूट मतलब उसके जगह कुछ और यूज़ करें, ताकि हमें सेंटेंस बनाने में आसानी हो. ठीक है, मतलब एक नाउन को के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, नाउन फ्रेज हो या नाउन हो. ठीक है, और हुज रिफरेंस मतलब और जिसको वो रेफ़र करता है, जो वो रेफ़र करता है, आर नेम्ड और अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब वो जो भी पाठ्यक्रम होगा उसमें क्या होगा, अंडरस्टूड होगा. ठीक है, इसके अलावा एक बिल्कुल ईजी डेफिनेशन देखिए. ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. एक संज्ञा की बजाय या एक जो फ्रेज़ होता है नाउन फ्रेज़, उसकी जगह पे यूज़ किया जाता है या उसकी बजाय सेंटेंस में यूज़ किया जाता है. प्रोनाउंस रेफर टू ईदर ए नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और टू ए नाउन दैट डज नॉट नीड टू बी नेम्ड स्पेसिफिकली. ठीक है, देखिए कि जो प्रोनाउन होता है वो या तो एक नाउन को रेफ़र करेगा, मतलब एक नाउन से संबंध रखेगा, या फिर उसको मतलब ऐसे नाउन फ्रेज से संबंध रखेगा जिसको हम नाम जिसको हम स्पेसिफिक कर भी सकते हैं और ना भी करें. ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ. देखिए, मैं सीधे सीधे बिल्कुल साफ शब्दों में समझाता हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है, सर्वनाम होता क्या है. देखिए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी चैप्टर में, कितना भी बड़ा कॉन्टेक्स्ट हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर एक बार एक नाउन उसमें यूज़ हो गया और उस नाउन को हम बार बार रिपीट ना करते हुए, मतलब उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट ना करते हुए हम उसकी जगह एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो उसकी इम्पोर्टेंस और उसको रेफ़र करता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे राम गोज़ टू स्कूल. बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है. ठीक है, और इसी के आगे मैं लिखता हूँ ही इज़ इन क्लास 6th. मैंने लिख दिया ही इज़ इन क्लास 6th. तो ही जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है राम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अगर राम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने यहाँ राम का नाम भी नहीं लिया, हमने राम बोला ही नहीं. यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने ही यूज़ किया. ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है. ठीक है, अब ऐसे ही हम राम के बारे में जितने भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें ही का यूज़ करेंगे,
तो वो एक प्रोनाउन का यूज़ हो गया, ठीक है, ना कि उस नाउन का यूज़ हो रहा है। वो उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उस नाउन की जो रिपीटेशन है, बार बार आने की जो उसकी रिपीटिंग एक्टिविटी है, उसको कम कर देता है और हमें सेंटेंस आराम से समझ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल कॉमन प्रोनाउन जो हैं उनमें इंक्लूड होता है आई। किसको शो करता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई मतलब मैं। अब मैं अपना नाम लेके बोलूँगा तो हर बार नाम लेके बोलना अजीब लगेगा, इसलिए आई को रिप्रेजेंट करते हैं मी। ये आपको अभी समझाऊंगा कि ये कौन सी फॉर्म्स हैं। माइन, सी, ही, इट, वी एंड अस। ठीक है, ये कॉमन प्रोनाउन हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इन ट्रूथ देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस ईच सर्विंग ए डिफरेंट पर्पज़। तो ये बिल्कुल कॉमन है, लेकिन इनके अलावा सच में या वास्तव में जो और प्रोनाउन हैं वो सब अपना अपना फंक्शन करते हैं, अपने अपने उद्देश्य के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उनके तरफ बढ़ते हैं, हम उनके तरफ देखते हैं क्या होते हैं वो। जो प्रोनाउन है हमारा वो उसको हम कैटेगराइज करते हैं किसमें? पर्सन में। आपको पता है कि इंग्लिश में 3 पर्सन्स आर देयर। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 पर्सन्स आर देयर इन इंग्लिश, और उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? अभी प्रोनाउन में उसको कवर करते हैं। तो देखिए, एज ए सब्जेक्ट अगर हमें किसी भी मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको समझाता हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट का मतलब जो फर्स्ट चीज़ हो उसको हम फर्स्ट बोलेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मतलब आई मैं जो हूँ वो फर्स्ट पर्सन, और आप लोग सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी। तो आप अगर सुन रहे हो मुझे तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन। आप क्या हो? सेकंड पर्सन। यू आर ए सेकंड पर्सन। ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो आपने सुना और आपने किसी तीसरे को बताया। मतलब मैंने जो कहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझसे सीखा और आपने सीख के किसी तीसरे को बताया कि मेरे टीचर, मेरे सर मुझे ऐसे पढ़ा रहे थे। तो जो तीसरे के बारे में बात हो रही है वो होगा थर्ड पर्सन। अब एक बिल्कुल कॉमन सी चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इन पर्सन को समझने के लिए। देखिए, आपके फादर ने आपको कुछ कहा, ठीक है, तो आपके फादर ने आपको कहा, योर फादर सेड टू यू दैट आस्क रोहन, दैट इज़ योर ब्रदर, आस्क रोहन टू गो टू मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स और टू बाई सम स्टफ़। ठीक है, तो मतलब जो आपके फादर हैं वो आपको कुछ कह रहे हैं, तो आपके फादर क्या कहेंगे कि आपके फादर क्या कहेंगे? मैंने कहा, आई। तो वो हो गए फर्स्ट पर्सन। कहा किसको? आपको कहा, तो जो आपने सुना है उस चीज़ को, आपने क्या कहा? आपने उसको रिसीव किया है, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। और आपने वही चीज़ आपके भाई को कही, ठीक है, आपके ब्रदर को कही, क्या कि पापा ऐसे कह रहे थे। मतलब फादर की कम्युनिकेशन आपने भाई तक पहुंचाई, और इसके बीच में जो आपके बीच में और भाई के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई वो जो है वो इसके लिए, मतलब फादर के लिए जो रोहन है वो थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड। और फादर के लिए आप क्या हो? सेकंड पर्सन। तो और आपके लिए रोहन क्या है? सेकंड पर्सन। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है सेंटेंस में। मैं आपको सेंटेंस में बिल्कुल समझा दूंगा कि सीधी सीधी बात है इसमें पर्सन समझने की, कि जो बात को बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिसको बोल रहा है वो सेकंड पर्सन, और जब वही बात जो सुन रहा है वो तीसरे को बताएगा तो वो हो गया थर्ड पर्सन। क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो, अब मैं बात करता हूँ प्रोनाउन की। प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन में एज ए सब्जेक्ट और सिंगुलर क्या क्या होता है? आई, मैं। आई हमेशा सिंगुलर होता है
ठीक है। लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यू इज़ सिंगुलर, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके साथ भी जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ही, सी, इट, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, या प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन में उसको बोलेंगे आई, सेकंड पर्सन में उसको बोलेंगे यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट से हम उसको शो करेंगे। अगर हम यही चीज़ प्लूरल में बोलनी है तो आई में मतलब आई, जिस चीज़ में मैं भी इंक्लूड हूँ, जैसे हम, तो वी बोलेंगे। और यू हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट भी ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा ये। और दे, वे, मतलब उनको, सिंगुलर को भी इंक्लूड करना है और बाकी सबको बोलना है हमें, तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उनको, उनके या उनको। तो वहाँ थर्ड पर्सन में क्या बोलेंगे हम, दे। अब यही बात आती है एज ए ऑब्जेक्ट, जो प्रोनाउन होता है उसको हम सिंगुलर में क्या बोलेंगे और प्लूरल में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंगुलर में जो आई है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट हो जाएगा मी में, यू का यू रहेगा, और ही का हिम बनेगा, सी का हर बनेगा, और इट का इट रह जाएगा। और यही चीज़ जब प्लूरल में ऑब्जेक्ट बनती है तो क्या हो जाएगा, मी का अस, यू का यू, और हिम, हर और इट का देम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देम। तो ये अभी आपको शायद थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल इजी चीज़ है। जैसे ही आप आगे के सब वो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा, देखिए कि जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें देखिए कितने होते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब निजी या व्यक्तिगत प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है। सेकंड है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब हो गया संबंध, जो हमें शो करेगा, वो प्रोनाउन हो गया। थर्ड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब जो हमें कुछ किसी चीज़ के लिए प्रदर्शन या उसको दिखाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्या होगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चित सर्वनाम। और फिफ्थ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो खुद के बारे में हमें बताए, खुद के बारे में मतलब जो हमें अपने आप से लिंक करेगा, वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट होगा पजेसिव प्रोनाउन, जो हमें किसी भी चीज़ के ऊपर अपना हक दर्शाएगा, वो होगा पजेसिव प्रोनाउन। और लास्ट होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो हमें प्रश्न से संबंधित जानकारी देगा, वो कौन सा होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब व्यक्तिगत, जो निजी सर्वनाम होते हैं, व्यक्तिगत सर्वनाम होते हैं, वो क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए पर्सनस नेम। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनस नेम मतलब किसी के नाम के लिए वो एक सब्स्टिट्यूट होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, उसके स्थान पर, उस पर्सन के स्थान, नाम के स्थान पर हम उसको यूज़ करेंगे। देयर आर टू काइंड्स, इसकी दो क्या हैं, टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब इसको हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में इसकी फॉर्म अलग होगी और ऑब्जेक्ट में इसकी फॉर्म अलग होगी, ठीक है। दैट इज़ दे इधर एक्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसीलिए इनमें ये दो काइंड होने की वजह से ये सेंटेंस में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, या तो सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ, एक राम गोज़ टू मार्केट, राम मार्केट जाता है। अब इसी के बारे में हम एक लाइन और बोलें तो ही इज़, सॉरी इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर चलते हैं। ही बायज सम वेजिटेबल्स, वह कुछ सब्जी खरीदता है, ठीक है। तो ही जो आया है वो किसके नाम पे आया है, राम के नाम पे। अभी आपको मैंने एग्जांपल देके समझाया था। तो जो ही है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और अगर हम इसी को, सेंटेंस को ऐसे बोलें कि सम वेजिटेबल्स आर
बोट बाई राम, सॉरी राम भी बोल सकते हैं और हिम भी बोल सकते हैं। तो हिम क्या हो गया, यहाँ ही का सब्जेक्टिव केस हो गया, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ही तो सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये सेंटेंस के सबसे पहले आया है, उसके बाद वर्ब आई है, उसके बाद बाकी फ्रेजेज आए हैं, ठीक है। लेकिन जब ये लास्ट में आया है, ठीक है, सम वेजिटेबल्स यहाँ सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये अगर लास्ट में यूज़ हुआ है तो इसको ही को हम इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव केस की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, जो कि क्या होगा, हिम। अभी अब मैंने आपको बताया था कि ही सी इट का क्या होगा, ही सी इट का हिम, सी का हर और इट का इट रहेगा, आई का वी और यू का यू, ठीक है। ये हो गए सब्जेक्टिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू कनेक्ट ए क्लॉज और फ्रेज टू ए नाउन और प्रोनाउन। वी ऑफन सी देम व्हेन वी नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एक क्लॉज को या एक फ्रेज को एक नाउन से या एक प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। उनको हम मोस्टली या किसके लिए यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करते हैं कि जब हमें किसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बतानी हो या देनी हो, तो उसके बारे में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो उनमें कौन से इंक्लूड होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, हु, हुम, विच, हुएवर, हुमेवर, विच एवर और दैट, ठीक है। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, हु इज़ ए वेरी गुड प्लेयर, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा, एक मिनट, एक सेंटेंस और लिखते हैं। विच एवर इज़ द बेस्ट इन दिस टीम विल बी रिवॉर्डेड। देखिए, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है। देखिए, मोहन हमने यूज़ किया, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। हु इज़ ए वेरी गुड प्लेयर, जो कि, इसका मतलब क्या होगा, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है। अब ये हु हमने क्या, किसके लिए बताया है, मोहन के लिए, क्या, कि जो कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है। अब हमने ये जो बहुत अच्छा प्लेयर है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने किसके बारे में दी है, मोहन के बारे में, ठीक है। अगर ये हमने मोहन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो हमने उस इन्फॉर्मेशन से मोहन का संबंध दर्शाया है, किसके द्वारा, हु के द्वारा। तो हु क्या हो गया, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब यही जो वर्ड्स हैं WH वर्ड्स, ये आगे भी आएंगे लेकिन उनका यूज़ अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब हमें किसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो, किसी भी कथन में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो ज़्यादा, तो हम इन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब अगला देखिए, एक सेंटेंस और लिखा है, विच एवर इज़ द बेस्ट इन दिस टीम विल बी रिवॉर्डेड। कोई भी, जो भी इस टीम में बेस्ट होगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो भी इस टीम में, मतलब इसके बारे में, इस पूरे कथन के बारे में हमने ये बात कही है कि जो भी इस टीम में बेस्ट होगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इस जो बात चल रही है क्रिकेट की या उस टीम की, तो उसके बारे में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है, किसके द्वारा हमने संयोजक क्या यूज़ किया है, विच एवर, ठीक है। तो विच एवर एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, तुरंत आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दर्शाता है, जो हमें कुछ भी दर्शाएगा वो, देखिए इसकी डेफिनेशन हमें समझनी है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन दैट्स ऑलरेडी बीन मैंशनड। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, दे आर 5 ऑफ देम, दे इंक्लूड। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एक नाउन की, जो टेक द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड, मतलब एक नाउन की जगह ले लेते हैं जो पहले ही लिखा जा चुका है या बोला जा चुका है। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, और ये नाउन भी, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये
सिंगुलर भी हो सकते हैं, एक वचन भी हो सकते हैं, और बहुवचन भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, दे आर 5, और ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसमें हम कितने इंक्लूड करेंगे, देखिए दोज, दीज, दोज, दिस, दैट, सच। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं हम। देखिए ये दीज का मतलब होता है ये, दोज वो, दिस यह, दैट वह, सच ये, सच मतलब ऐसे, कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए आई bought 2 goggles. These are very cheap. I would like to buy those goggles as well, but I did not buy. That is my decision. ठीक है, अब ये सेंटेंस में देखिए हमने क्या यूज़ किया, हमने आई, किसी का नाम ना लेते हुए हमने आई यूज़ कर लिया, डायरेक्ट प्रोनाउन यूज़ कर लिया, नो डाउट। बॉट 2 गॉगल्स, मैंने 2 गॉगल्स खरीदे। दीज आर वेरी चीप, क्या यूज़ किया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर किसके बारे में बात हो रही है, गॉगल्स के बारे में। ठीक है, तो दीज आर वेरी चीप, ये बहुत सस्ते थे या बहुत सस्ते हैं। ठीक है, तो दीज जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो हमें किसके बारे में, किसको दर्शा रहा है, ये गॉगल्स को दर्शा रहा है। आई वुड लाइक टू बाई दीज, दोज, आई वुड लाइक टू बाई दोज मतलब मैं वो भी खरीदना चाहता था। ठीक है, बट आई डिड नॉट बाई, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। दैट इज़ माई डिसीजन, वह मेरा क्या था, निर्णय। डिसीजन को शो कौन कर रहा है, दैट। यहाँ दोज, गॉगल्स को शो कौन कर रहा है, दोज, मतलब इसके साथ में इसको दर्शा रहा है। गॉगल्स को दर्शा रहा है, किसकी सहायता से हम इस सेंटेंस में इसको, इसके ऊपर, गॉगल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दोज के लिए। और यहाँ डिसीजन में दैट के साथ हम इसको, इस पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ इन गॉगल्स के ऊपर बात हो रही है दीज की। तो ऐसे हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके उस पर फोकस करवा के सेंटेंस को और भी ईजी बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये होते हैं अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम कौन से होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं ये क्या करते हैं, डोंट पॉइंट आउट या पॉइंट टू पार्टिकुलर नाउन्स, वी यूज देम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एज सच, इट कैन रिमेन इनडेफिनेट, दे इंक्लूड। देखिए ये क्या होता है, ये जो प्रोनाउन होते हैं ये किसी भी नाउन को पार्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं करते, मतलब उसको इंगित नहीं करते हैं किसी भी संज्ञा को। वी यूज़ दैम व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। हम उनको यूज़ तब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट को हमें स्पेसिफिक नहीं बताना, विशेष नहीं बताना, उसका हमें विशेष तरह से परिचय नहीं करवाना, तब हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, एज सच इट कैन रिमेन इनडेफिनेट, इसलिए ये क्या होते हैं कि इनको हम अनिश्चित ही रह जाते हैं। और इनमें क्या इंक्लूड करते हैं हम देखिए, सबसे पहले फ्यू, एवरीवन, ऑल, सम, एनीथिंग, एनीबडी, सॉरी नोबडी। तो देखिए मैं अब एक सेंटेंस लिखता हूँ कि इन माई क्लास फ्यू स्टूडेंट्स आर एक्टिव। मेरी क्लास में कुछ विद्यार्थी एक्टिव हैं। तो फ्यू जो है वो किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट से। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को इसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं करना कि एक्टिव कौन है, लेकिन उसने ये बताया कि हाँ कुछ स्टूडेंट हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन ये नहीं पॉइंट आउट कर रहा वो कि कौन एक्टिव है। स्पेसिफिक उसको हम नाम नहीं दे रहे कि भाई राम एक्टिव है, मोहन एक्टिव है, सोहन एक्टिव है, ऐसे हमने उनका नाम नहीं दिया, लेकिन उसको हमने एक अनकाउंटेबल वे में
और मतलब काउंट हम उनको कर सकते हैं, लेकिन हमने उनकी कुछ निश्चित मात्रा नहीं बताई, तो इसलिए हम उसको इन प्रोनाउन से दर्शा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, नोबडी wants to walk in this season। इस सीज़न में कोई भी चलना पसंद नहीं करता। नोबडी किसके बारे में आया है भाई? किसी के बारे में भी आया है, किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात तो हो नहीं रही है, पार्टिकुलर किसी बंदे की बात तो हो नहीं रही है। ये नोबडी का मतलब है कि हम उसको पार्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहते, लेकिन हम वो बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि कोई उसमें इस सीज़न में चलना नहीं चाहता, पैदल नहीं चलना चाहता। तो उसको पॉइंट आउट ना करते हुए हमने ये जो प्रोनाउन है वो यूज़ करके अपना सेंटेंस कह दिया है। तो ये जो हैं वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करना, उसको हाईलाइट करना, ठीक है। देखिए अब इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फसाइज और इंटेंसिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। टिपिकली वी फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन दे आर इंटेंसिफाइंग। दीज प्रोनाउंस टिपिकली एंड इन सेल्फ और सेल्फ दे आर। देखिए मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट करवाना हो या किसी भी प्रोनाउन या नाउन को हाईलाइट करवाना हो, हाईलाइट करना हो, उसके बारे में कुछ और खुद से मतलब उससे जोड़ना हो, तब हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। आत्मार्थ इनको बोलते हैं, मतलब खुद के बारे में, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या इंक्लूड होता है? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें कई में SELF है, कई में सेल्व्स है, कई में सेल्फ है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए माई सेल्फ मतलब सिंगुलर, हिम सेल्फ सिंगुलर, हर सेल्फ सिंगुलर, देम सेल्फ, देम का मतलब होता है वे, और वे क्या है? प्लूरल, इसलिए इसको सेल्फ की जगह SELVES बन गया ये। ऐसे ही इट सेल्फ सिंगुलर है। योर सेल्फ को हम 2 में लिख सकते हैं, ये एक भी हो सकता है और यहाँ एक से ज़्यादा। आवर सेल्फ, और हमेशा हमारा या हम हमारा होता है, तो इसमें हमेशा सेल्फ की जगह सेल्फ्स लगेगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो इसलिए देखिए अब हम आगे चलते हैं कि एम्फसाइज और इंटेंसिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को इंटेंसिफाई करते हैं। टिपिकली वी फाइंड देम राइट आफ्टर द प्रोनाउन दे आर इंटेंसिफाइंग। और हमें इसकी प्लेस क्या होगी, इसकी लोकेशन क्या होगी इंटेंसिव प्रोनाउन की या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, कि ये राइट आफ्टर एक नाउन के बाद, मतलब जस्ट नाउन के बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे आई, माई सेल्फ, picked up the table। अब जो माई सेल्फ है, देखिए आई के बारे में मैंने अपना भी जिक्र कर दिया और फिर खुद के बारे में भी बोल दिया। तो ये जो माई सेल्फ है, ये क्या कर रहा है? ये आई को फोकस करवा रहा है। मतलब मैंने खुद वो टेबल उठाई, मैंने खुद उस टेबल को उठाया। तो ये क्या हो गया? देखिए आई जो है वो हाईलाइट हो रहा है किसकी वजह से? माई सेल्फ की वजह से, ठीक है। तो माई सेल्फ क्या हो गया कि इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए सी हरसेल्फ रोट दिस बुक। उसने खुद ये बुक लिखी है, उसने खुद ये बुक लिखी है। किसने? सी ने। सी को एम्फसाइज कौन कर रहा है? हर सेल्फ एम्फसाइज कर रहा है। तो ये हो गए हमारे कौन से? एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी बोल सकते हैं इनको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं इनको, इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। इस ऐसे हम कितने भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। मैंने आपको वर्ड्स बता दिए हैं कौन से यूज़ होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ एंड आवर सेल्फ। तो ये जो इंटेंसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये हम यूज़ करके किसी भी नाउन को एम्फसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब आपको पता है क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाना, ओनरशिप दिखाना। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप और पोजेशन ऑफ ए नाउन। किसी भी संज्ञा पर, संज्ञा क्या होती है मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ है जो वो कोई भी जो
ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन ज़रूर है, कोई कुछ भी हो चाहे, ठीक है। तो दे आर, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। नोट, देयर इज़ नो अपोस्ट्रोफी, बिल्कुल ठीक, ये ध्यान रखने लायक बात है। एक तो होता है इट्स और एक होता है इट्स, इसमें बहुत फ़र्क होता है, लेकिन कोई समझता नहीं है क्यों। अब ये आपको समझाते हैं, एक बार एग्जांपल देखते हैं हम। पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो हमें अधिकार दिखाते हैं किसी भी चीज़ पर, किसी भी नाउन पर अपना अधिकार दिखाए, कि किसी का भी अधिकार दिखाए, और उसमें हम इंक्लूड करते हैं क्या, माई मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका उसका, और इट्स मतलब इसका, और देयर उनका, ठीक है। अब देखिए, दिस इज़ माई पेन, सिंपल है, यह मेरा पेन है। किस पर अधिकार दिखाया जा रहा है? पेन पर। किसका है वो? किसका है? मेरा है। तो मेरा है तो पेन पर अधिकार कौन दिखवा रहा है, कौन इसको हाईलाइट करवा रहा है? माई। तो माई क्या हो गया? एक पजेसिव प्रोनाउन। दिस इज़ योर बुक, यह आपकी बुक है। बुक को किसके साथ जोड़ रहा है? योर। योर क्या है? एक पजेसिव प्रोनाउन, मतलब यह बुक तुम्हारी है। तो बुक जो है वो, बुक पर अधिकार किसका दिखा रहा है? तुम्हारा। तो जो योर है वो एक पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब हम समझते हैं इट्स के बारे में। देखिए, इट्स, ITS डायरेक्ट अगर हम इसको लिखते हैं तो ये इसका मतलब होता है उनका, इसका, सॉरी इसका। इट्स किसके लिए यूज़ होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। और जब इट्स ये अपोस्ट्रोफी एस आ जाता है ना, तब इसका मतलब होता है इट इज़, ना कि ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल इसका, इट्स का। देखिए, आप कहते हैं इट्स नाइट, तो आप इसमें कौन सा यूज़ करेंगे? अपोस्ट्रोफी वाला यूज़ करेंगे या विदाउट अपोस्ट्रोफी? तो इट्स नाइट मतलब इट्स नाइट, इन दोनों सेंटेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर करके दिखाता हूँ। एक मिनट, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ इट्स नाइट, और एक मैंने लिख दिया इट्स नाइट, मतलब इन दोनों सेंटेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और बिल्कुल डिफरेंस भी नहीं है, मतलब दोनों चीज़ें हैं। अगर समझने वाला समझेगा तो इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक अपोस्ट्रोफी की वजह से पूरा सेंस बदल जाता है उस बात का। कैसे? देखिए, इट्स जो है ये क्या दर्शा रहा है? हमें पजेशन दर्शाएगा कि इसकी रात। किसकी रात? इसकी रात, ठीक है। और देखिए, और नेक्स्ट है इट्स नाइट, इट इज़ नाइट मतलब अब रात है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इट्स नाइट इसकी रात, और इट इज़ नाइट मतलब अब रात है या अभी रात है। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन यही डिफरेंस एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट उसका निकल के आता है, बहुत बड़ी आउटकम उसकी निकल के आती है। तो हम हर सेंटेंस को, हर चीज़ को, हर वर्ड को, हर एक साइन को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। इसीलिए आपको जो भी अभी टॉपिक चल रहे हैं ये बेसिक्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एक अच्छा एक लर्नर बनने के लिए, एक अच्छा कुछ सीखने के लिए उसकी फाउंडेशन है, उसकी नींव है ये, तो बहुत अच्छे से सीखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? डू जस्ट व्हाट दे से, दे वर्क इन सेंटेंस एंड दैट आर पोजिंग ए क्वेश्चन। सीधी बात है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, मतलब इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। और अब आप कहेंगे कि यही जो वर्ड थे ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी थे। किस में थे? रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन में क्यों थे ये मैंने आपको समझा दिया है। अब उस सेंटेंस की फॉर्मेशन अलग होगी। हु, अब हु जो है वो अगर किसी सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहा है
ठीक है, उसकी सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहा है, इसका मतलब वो एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ हो रहा है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमें इसके लिए देखनी पड़ेगी। और अब मैं डायरेक्ट कहता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ हु इज़ दिस, यह कौन है, तो हु के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, उसके बाद हमने एक प्रोनाउन यूज़ कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये एक क्वेश्चन बन गया। तो ये जो हु यहाँ यूज़ हुआ है, ये हुआ है एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए। इंटरोगेटिव, अब मैं इसके बारे में बात करूँ, ही इज़, मैंने इसी का आंसर दिया, ही इज़ राम, हु इज़ स्टूडेंट। ठीक है, आप देखना, ही इज़ राम, वह राम है जो एक विद्यार्थी है। अब जो सेंटेंस के बीच में, जो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जो उस राम के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो एक विद्यार्थी है, तो हु यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, आई लिसन टू हिम, मैं उसको सुनता हूँ। वट एवर ही सेज, मैं उसको सुनता हूँ चाहे वो कुछ भी कहे। तो वट एवर क्या है? कुछ भी कहे। वट एवर यहाँ क्या आया है? रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इसी से हम क्वेश्चन बनाएं तो वट एवर यू से टू हिम, मतलब आप उसे क्या कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, मतलब ये क्वेश्चन के सेंस में आ गया। आप उसे कुछ भी कहेंगे, विच एवर, हुम एवर, हु एवर, वॉट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रोनाउन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउन का। तो जो प्रोनाउन का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन की पहचान करनी आनी ही चाहिए। मैंने जो भी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन थी वो आपको बता दी है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो ये सारे यूज़ हो रहे हैं यहाँ, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको बस फोकस करना है कि ये यूज़ किस सेंस में हो रहे हैं और कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रोनाउन का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको समझाया है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसी वक्त कमेंट जरूर करिए, आपको सॉल्यूशन हैंड टू हैंड मिलेगा। अरे जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ। आने वाले सभी इंग्लिश की, जीके की, मैथ्स की वीडियोज़ के लिए पूरे आपको बहुत अच्छे से करवाए जा रहे हैं यहाँ, और उम्मीद करते हैं कि हम भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूवमेंट में ज़रूर ढालेंगे अपनी। ठीक है।